तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि किसान आंदोलन क्यों खत्म नहीं करना चाहते हैं। यहां सवाल उठता है कि आखिर किसान चाहते क्या है, क्योंकि इनकी जितनी भी मांगे थी उनमें से ज्यादातर सरकार ने पहले से मान ली और लोकतंत्र में ज्यादातर मुद्दों का समाधान बातचीत से ही निकलता है। लेकिन यहां किसान उस कानून वापसी की जिद पर अड़े हैं जिसे 130 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधियों ने संसद में बैठकर बनाया। इसी जिद पर देश के किसानों का एक तबका 50 दिनों से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, जिससे प्रतिदिन करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लाखों लोग घंटों ट्रैफिक में फंस रहे हैं। अब यहां गौर करने वाली एक और बात है, कृषि कानून वापसी के साथ ही किसानों की एक और मांग है और वो है एमएसपी पर कानून की मांग। अब हम इस विषय पर किसान और आम लोगों के लिए संपूर्ण विश्लेषण लेकर आए हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर वाकई एमएसपी पर कानून बन गया तो होगा क्या। पचास दिनों से किसानों का संग्राम, कब निकलेगा समाधान। न प्रचंड ठंड का डर, न घातक कोरोना का खौफ, सिर्फ नए कृषि कानून वापसी की हट। न बातचीत से निकल रहा रास्ता, न ही मान रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आखिर क्या चाहते हैं किसान और किस ओर जा रहा है अन्नदाताओं का आंदोलन। यहाँ पहले हम आपको बताते हैं कि किसानों का डर क्या है। किसानों को डर है कि नए कृषि कानून से एपीएमसी एक्ट कमज़ोर होगा, जो मंडियों को ताकत देता है। ऐसा होते ही एमएसपी की गारंटी भी खत्म होने लगेगी और नुकसान किसानों का ही होगा। कानून लागू होने के बाद कॉरपोरेट खरीदार शुरू में अधिक दाम पर फसल ले सकते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद जब एमएसपी का कोई दबाव नहीं होगा तो कॉरपोरेट खरीदार मनमानी करेंगे। तब तक मंडी बंद हो चुकी होगी और किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसानों की जिद है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। अब अगर मान भी लीजिए कि कानून रद्द हो जाए और एमएसपी एक्ट बन जाए तो क्या होगा। इसे समझने के लिए पहले हम आपको एमएसपी की ABCD समझाते हैं। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिनिमम रेट होता है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा साल में 2 बार की जाती है। दरअसल एमएसपी किसी फसल पर इसलिए लगाई जाती है ताकि किसानों को उनका न्यूनतम दर निर्धारित जो है वो मिल सके। अब जानिए कि एमएसपी कैसे तय होता है और क्यों मंडियों को किसानों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 प्रकार के जिन्सों के लिए एमएसपी तय करती है। इनमें 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 नकदी फसलें शामिल हैं। पहली बार वर्ष 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा हुई थी और वर्ष 1966-67 में गेहूं की खरीद के समय इसकी शुरुआत हुई थी। अब उस मंडी व्यवस्था को भी जान लीजिए जिसको लेकर किसानों को डर है कि नए कानून के तहत मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तीनों काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये छलावा है। सरकार की मंशा है कि किसानों को गलत रास्ते पे भटके। दरअसल एमएसपी को अमली जामा पहनाती है मंडी प्रणाली। इसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, लेकिन अब किसानों और आढ़तियों को डर है कि जब प्राइवेट खरीदार इन टैक्स से बचने के लिए मंडियों से बाहर खरीद करेंगे तो धीरे धीरे मंडियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जबकि खेती किसानी से जुड़ी अर्थव्यवस्था के जानकार नए कृषि कानून की तारीफ कर रहे हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एपीएमसी और एमएसपी की वजह से धरतीपुत्र और धरती दोनों को नुकसान हो रहा है और अगर एमएसपी पर कानून बना तो पूरे देश के किसान इसकी मांग करेंगे। अभी तक जो एमएसपी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से चल रही है। सरकार परिस्थितियों को देख के डिसाइड कर सकती है कि कहां से कितना प्रोक्योर करना है, लेकिन जब आप एक बार इसको कानून बना देते हो तो देश के हर नागरिक का उस पर बराबर का हक हो जाता है। अब हम आगे इसका विश्लेषण करेंगे। पहले यहाँ मंडी व्यवस्था को समझ लीजिए और ये भी जानिए कि मंडी व्यवस्था से देश को कितना नुकसान हो रहा है। देश भर में छोटी बड़ी 6000 से ज़्यादा एपीएमसी की मंडियां हैं, जिनमें से 33% मंडियां अकेले पंजाब में हैं। इन मंडियों में एमएसपी पर गेहूं खरीदने पर सरकार को उसके ऊपर मंडी टैक्स, आढ़तिया टैक्स और रूरल डेवलपमेंट सेस के तौर पर अलग से कुछ और पैसा चुकाना पड़ता है। टैक्स की ये पैसे राज्य सरकार के खजाने में जाते हैं। पंजाब में तीनों टैक्स मिलाकर सबसे ज़्यादा 8.5% अतिरिक्त खर्च आता है। हरियाणा में ये अतिरिक्त खर्च 6.5% है, जबकि बाकी राज्यों में यह खर्च 1 से 5% के बीच ही रहता है।
कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना बताते हैं कि यहाँ सरकार के सामने कई समस्याएं हैं, जिनमें पहला ये कि सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है और फसलों की खरीद पर एमएसपी भी देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से ज़्यादा होती है। ऐसा दुनिया के किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं होता। हर साल हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर की बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर एमएसपी पे खरीदे, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो जाता है और कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद भी भारत में वो सस्ता पड़ता है, तो प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदेगा महंगे दाम? आपको बता दें कि इन मंडियों की स्थापना किसानों के भले के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इन पर व्यापारियों का कब्जा हो गया। व्यापारी मिलकर मंडियों में आने वाली उपज की कम कीमत तय करने लगे, जिससे व्यापारियों को लाभ होता, लेकिन किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में मजबूरी में किसान कोई विकल्प ना होने के चलते कम कीमतों में ही अपनी फसलें जो हैं वो बेचते हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि इन मंडियों में भारी भ्रष्टाचार होता है और व्यापारी मंडियों को देने वाले टैक्स की चोरी भी करते हैं। इसीलिए कृषि कानून में जो सुधार हुए हैं, उससे मंडी और आढ़तियों के एकाधिकार टूटते दिख रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जून के बाद मंडी के बाहर किसानों की उपज की बिक्री तेजी से बढ़ी है, जबकि मंडी में लेन देन 40% तक गिर गया है। जून के महीने में मंडी में रबी की फसल 16 से 80% तक कम पहुंची और इसी के चलते आढ़तिये और बिचौलिए छटपटा आउट हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, जबकि इस कानून के तहत किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों के अलावा दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं, ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।